Assalamu alaikum everyone. Walaikum assalam. Hope all of you are doing well. Okay, let me tell about myself. मेरा नाम बिलाल अहमद है एंड मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए टीचर काम कर रहा हूँ. अभी मेरा आप लोगों के साथ डेमो है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि आप सारे स्टूडेंट मैट्रिक लेवल के हैं? Yes. ठीक है, दैट्स गुड. जो टॉपिक मैंने चूज की है आज के डेमो के लिए वो है सेल. तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, आप लोग सेल के बारे में कुछ जानते हैं? Cell is the building block of life. वेरी गुड. एनीवन एल्स? कोई और जानता है कोई? Cell is the basic unit of life, structure and fundamental unit of life. ठीक है, you're right. अच्छा, मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा, लाइक आप लोगों के लेवल पे ही जाऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप लोग क्योंकि स्टूडेंट्स बिगिनर होते हैं, उनको ज़्यादा नहीं पता होता, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा है. ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा, ये मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? एक्सक्यूज मी ऑल. Yes sir, नजर आ रही है. ठीक है, ये देखिए, ये आपको क्या नजर आ रही है? It's a tree. इट्स अ ट्री. शाबाश, वेरी गुड. अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखें तो ये एक ट्री है एंड द सेकंड वन, ये मैंने एक ह्यूमन का स्केच ड्रॉ किया है. वैसे तो ये हमें नॉर्मली एक ट्री और एक ह्यूमन स्केच नज़र आ रहा है, बट अगर हम बेसिकली देखें तो ये स्मॉल स्ट्रक्चर से बने हैं. इस ट्री को अगर हम थोड़ा सा इसका कोई एक हिस्सा काट ले माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो आपको इस तरह के डॉट्स नजर आएंगे. ठीक है, ये डॉट्स क्या है पता है आप लोगों को? Cell है. These are the cells, exactly. ठीक है, तो सेल्स ये इंतहाई स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल भी स्मॉल, इतने स्मॉल होते हैं कि आप इसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. नेकेड आई से आप लोग इसको नहीं देख सकते, ये इतना स्मॉल होते हैं. ठीक है, तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूँगा सेल को तो आप मैं ये कहूँगा कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब अगर आप देखें कि ह्यूमन है या कोई भी लिविंग थिंग है, उसकी पूरी बॉडी वो किस चीज से बनी है? सेल से बनी है. आपने अक्सर ये डेफिनेशन सुना होगा कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन आप लोग इसकी समझ नहीं आती होगी. ठीक है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इसलिए हम कहते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो चीजें इस सेंटेंस में दी गई हैं, एक है स्ट्रक्चरल, दूसरा है फंक्शनल. स्ट्रक्चरल का मतलब ये होता है कि ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. समझ रहे हो? Yes sir. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? सब शयूं के सेल जो ठहरानी. सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी सी ग्लिच होके आ रही है, दोबारा बताइए प्लीज. यस प्लीज. अच्छा चलिए, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. मैं ये कह रहा था कि जो स्ट्रक्चरल यूनिट है इसका ये मतलब होता है कि जितनी भी लिविंग थिंग है उनकी पूरी की पूरी बॉडी सेल से बनी है. ठीक है, इसी तरह ह्यूमन बॉडी या किसी भी लिविंग थिंग की जितनी भी फंक्शंस है, ऑल द फंक्शंस वो सारे कौन परफॉर्म कर रहे हैं? वो सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है? कौन परफॉर्म कर रहे हैं? सेल.
मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, लेबर की एग्जांपल ले रहा हूँ। तो पूरी की पूरी लेबर जो है वो सेल से बनी है। इसकी सेल्स, जिसको हम नॉर्मली हेपेटोसाइट्स कहते हैं। हेपेटोसाइट्स, ये जो टर्म है ना, साइट्स का मतलब होता है सेल्स, ठीक है। एंड हेपेट का मतलब होता है लिवर, मीन द सेल्स ऑफ द लिवर, ठीक है। तो अगर आप हेपेटोसाइट्स को देखें तो ये पूरा लिवर बना रहे हैं। एंड लिवर की जितनी भी फंक्शंस है वो यही हेपेटोसाइट्स ही परफॉर्म कर रहे हैं। मींस जितनी भी फंक्शंस है लिवर सेल्स की, वो कौन परफॉर्म कर रहे हैं? लिवर सेल्स ही परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं लिवर की क्या फंक्शंस है, तो ये है डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। मतलब आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उन सबको रिमूव करना, ये किसका काम है? ये लिवर का काम है। तो वो ब्लड के थ्रू लिवर में आता है, तो लिवर उसको डिटॉक्सिफाई करके, मतलब उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो खत्म कर देता है। तो ये जो टॉक्सिसिटी खत्म करने वाला जो काम है, ये कौन करता है? ये हेपेटोसाइट्स ऑफ द लिवर सेल्स, ठीक है। इसी तरह लिवर सेल्स बाइल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि ये जो फंक्शन है बाइल प्रोडक्शन, ये कौन कर रहे हैं? ये सेल्स ही कर रहे हैं। ये वही सेल्स कर रहे हैं जिन्होंने लिवर सेल्स को जिन्होंने लिवर को बनाया है, ठीक है। सेम एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। हमारे बॉडी के अंदर ब्रेन है जो सबसे वाइटल ऑर्गन है, जो पूरी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन किस चीज से बना है? न्यूरॉन से बना है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ब्रेन की जो फंक्शन है, नॉर्मली वैसे तो ब्रेन के बहुत सारे फंक्शन, लेकिन हम देखें तो थिंकिंग है, ठीक है। आप कोई भी काम करते हैं लाइफ में, ये सारा ऑल ऑफ देम आर कंट्रोल बाय द ब्रेन, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। मेमोरी है, बहुत सारे फंक्शंस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें, ये जो न्यूरॉन्स है ये सेल को बना भी रहा है, ठीक है। सॉरी, ब्रेन को बना भी रहे हैं, मेकिंग द ब्रेन। प्लस इसकी फंक्शन भी, ब्रेन की जो फंक्शन है, मतलब जो थिंकिंग है, जो मेमोरी है, वो भी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि सेल्स बॉडी को बना भी रहे, बॉडी के पार्ट्स को बना रहे, या बॉडी को बना रहे, प्लस उसके अंदर फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम इस टॉपिक में ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें बिगिनर लेवल की भी है और मैट्रिक लेवल की भी है, तो मैं थोड़ा सा दरमियान में रखूंगा इस टॉपिक को। अच्छा, आप लोगों को पता है सेल थ्योरी? सेल में जो सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेल थ्योरी। आप लोग शायद जानते होंगे, अगर कोई जानता है तो मुझे बताएं, शाबाश। जी, कोई बता सकता है सेल थ्योरी क्या है? अच्छा, सेल थ्योरी असल में 4 पोस्टुलेट्स हैं इसके। वैसे पहले 2 पोस्टुलेट्स हुआ करते थे सेल थ्योरी के, लेकिन अब इसके 4 पोस्टुलेट्स हैं। एक पोस्टुलेट, इसकी जो सबसे अहम पोस्टुलेट है वो ये कि ऑल द लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ, ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो सारे सेल से बने हैं, ठीक है। और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। द थर्ड वन क्या है कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है उससे नए सेल्स बन रहे हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल्स बन रहे हैं। मैं आपको ये यहाँ पे लिख के देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, सेल थ्योरी की ईच एंड एवरी पॉइंट ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी डिस्कवरी हुई है ये सेल थ्योरी की वजह से हुई है। तो अगर आप कहीं भी सेल पढ़ते हैं तो आपने सेल थ्योरी को माइंड में रखना है, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट को देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, एवरी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सिंपलेस्ट बैक्टीरिया टू कॉम्प्लेक्स प्लांट्स एंड एनिमल्स इज मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। मतलब कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो सेल से ही बने हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स एनिमल हो, चाहे वो सिंपल यूनिसेलुलर हो। यूनिसेलुलर में अगर आप देखें तो बैक्टीरिया आता है सबसे जो बेसिक वन है, तो बैक्टीरिया भी एक सेल से ही बनी है। और आप ह्यूमन को देख ले तो वो सबसे कॉम्प्लेक्स है, तो वो भी सेल से ही बना है, ठीक है। तो मतलब जो भी हो, मल्टीसेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो, वो सब किससे बने होते हैं? वो सारे सेल से ही बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को आप देखें, सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ।
सेल इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये पॉइंट मैंने एक्सप्लेन करके दिया कि हमारी बॉडी या किसी भी लिविंग थिंग की जो पूरी बॉडी है वो सेल से ही बनी होती है, और वही सेल हमारे बॉडी की सारे के सारे फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं एट अ टाइम। थर्ड पॉइंट को अब देखिए, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब अगर कोई सेल अभी मौजूद है तो इसका मतलब है कि वो पहले किसी और सेल से बनी है। मतलब अगर किसी सेल ने बनना है तो इसके लिए जरूरी है कि उसकी पेरेंट सेल हो। पेरेंट सेल फर्दर डिवाइड होगी एंड इट बिकम अ डॉटर सेल। क्लियर है सो फार? सपोज ये हमारे पास एक सेल है, ये पेरेंट सेल है, इस सेल में डिवीजन हो जाता है एंड टू डॉटर सेल्स इससे बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेल मौजूद है, ये जो दो सेल्स आ गई, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ गए। ठीक है, इससे पहले कोई और सेल था तभी ये दो सेल्स बन गए। अगर ये वाला सेल अगर हम हटा दें तो फिर ये दो सेल्स नहीं बन सकते थे। ठीक है, एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो है हेरिडिटी मटेरियल के बारे में। हेरिडिटी मटेरियल सेल के अंदर होती है एंड वो वही हेरिडिटी मटेरियल्स जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है, यही क्रोमोसोम यही डीएनए हमारे मतलब पेरेंट से पास होकर ऑफस्प्रिंग में चला जाता है एंड वही ट्रेट्स उनको मिल जाते हैं। तो सेल के अंदर हेरिडिटी मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, एंड वही डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है जो ऑफस्प्रिंग होता है उसको जितनी भी ट्रेट्स मिलते हैं, जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, वही कहाँ से मिलते हैं? हेरिडिटी मटेरियल के थ्रू पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आप बताएं शाबाश। अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं। चलें, इसका मतलब है कोई भी क्वेश्चन नहीं है। वैसे सेल्स के हमारे पास टू टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें तो टू टाइप्स ऑफ सेल्स एग्जिस्ट करती है। एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एंड द सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। किसी को पता है कि कौन सी टू टाइप्स ऑफ सेल है? कोई बता सकता है शाबाश? अच्छा, कुछ टेक्स्ट बुक्स में ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा पीछे है, अक्सर चैप्टर के एंड पे होता है। पंजाब टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर के एंड पे है, और केपी टेक्स्ट बुक में ये वहां भी ये एंड पे है, फेडरल में ये स्टार्ट पे है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। प्रोकैरियोटिक एज द नेम इंडिकेट, प्रो का क्या मतलब होता है, कोई बता सकते हैं? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। नो वन इज सेइंग प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जितनी भी सिंगल सेल्ड है उनको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोट्स उनको हम कहते हैं। प्रोकैरियोट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी जो पूरी बॉडी है वो पूरी की पूरी सिंपलेस्ट होती है, सिर्फ एक ही सेल से बनी होती है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, ये है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को देखें तो इसकी पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी है। बैक्टीरिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड है और प्रोकैरियोट्स भी सिंगल सेल्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रोकैरियोट्स है ये जमीन पर सबसे पहले तो नहीं लेकिन लिविंग थिंग्स में ये पहले आई है। अच्छा, बैक्टीरिया के अलावा इसमें कोई मुझे बता सकता है कि कौन से लिविंग थिंग्स है शामिल? शाबाश।
किसी को पता है? अच्छा, इसमें एक और लिविंग थिंग है, आर्किया इसको हम कहते हैं। मतलब बैक्टीरिया एंड आर्किया बोथ आर प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इनके होते हैं? तो पहली कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता दी आपको कि ये सिंगल सेल्ड होते हैं। मतलब ये कि बैक्टीरिया एंड आर्किया बोथ आर सिंगल सेल्ड। समझ रहे हो आप लोग? अच्छा, सेल की जो मेन ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो इन केस ऑफ बैक्टीरिया वो ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। इसमें वैसे कुछ है, बट जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल्स है वो एब्सेंट होते हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स इसमें एब्सेंट होते हैं, आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया का नाम हम लोगों ने सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एब्सेंट होता है। इसके अलावा along with माइटोकॉन्ड्रिया दूसरी जो दूसरी जो ऑर्गेनेल्स हैं लाइक गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, वो सारे भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम यूकारियोटिक सेल की बात करें तो ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं प्लस मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। मतलब यूकारियोटिक सेल में यूनिसेलुलर भी आ रहा है, कोई एक एग्जांपल है इसकी, बट साथ में ये मल्टी सेलुलर भी है। अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो सारी ह्यूमंस मल्टी सेलुलर है। सो हम कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? हम यूकारियोटिक कैटेगरी में आ रहे हैं। यूकारियोटिक सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप यूकारियोटिक सेल को देखें तो इसमें आपको आप वैसे सेल को डायरेक्टली नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो उसके अंदर आपको ये जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम, ये सारे प्रेजेंट होंगे। जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है ना, ये सारे वहां पे, मतलब इन केस ऑफ यूकारियोटिक वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, यूकारियोट्स आपको मैंने बता दिया कि सिंगल सेल भी हो सकते हैं, मल्टी सेल भी हो सकते हैं। तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि एक किसी एक यूकारियोट में कोई एक ऑर्गेनेल मिस हो, बट जरूरी नहीं है कि सारे के सारे में वो ऑर्गेनेल मिस हो। ऐसा कोई एक्सेप्शन केस मौजूद है। ठीक है, अगर मैं यहाँ बताऊंगा तो फिर ज्यादा डिटेल में हो जाएगा। अच्छा, इधर देखें, इस सेल को आप देखें तो आपको इसके अंदर, ये देखें, इसके अंदर आपको नजर आ रही है न्यूक्लियर मटेरियल्स। ये न्यूक्लियर मटेरियल बैक्टीरिया में भी मौजूद होते हैं और दूसरे यूकारियोट्स में भी मौजूद होते हैं। लेकिन अगर आप बैक्टीरिया के न्यूक्लियर मटेरियल को देख लें तो ये बिल्कुल डायरेक्टली नेकेड पड़े हुए हैं इसकी सेल के अंदर। अगर आप किसी भी ह्यूमन या किसी भी दूसरी लिविंग थिंग जो यूकारियोट हो, आप उसकी मटेरियल्स को देख ली, न्यूक्लियर मटेरियल्स को, तो उसके अंदर वो नेकेड नहीं होती, बल्कि वो इनक्लोज्ड इन द मेम्ब्रेन, बहुत सारे मेम्ब्रेन्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होती है, उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जबकि बैक्टीरियल सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इस वजह से इसकी इसकी जो इसकी जो इसकी जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्ट्रेटली सेल के अंदर पड़ी हुई है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखाना चाहूंगा। आपको ये डायग्राम नजर आ रही है? अगर नजर आ रही है तो आप देख लें, इधर देख लें, ये जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन इसको अगर आप देखें तो ये देखें कितनी ज्यादा ये
मेम्ब्रेन्स बनी हुई है इसके गिर्द। इसका मतलब है कि ये जो क्रोमोसोम है या जेनेटिक मटेरियल है ये इनक्लोज इन द मेम्ब्रेन्स, ठीक है। और कौन से मेम्ब्रेन्स होते हैं? वो सारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इसकी मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। अच्छा, नेक्स्ट वन क्या है? द नेक्स्ट इज अगर आप बैक्टीरिया की सेल वॉल को देखें तो वो अलग से मटेरियल से बना होता है, जबकि यूकारियोट्स की सेल वॉल को देखें वो अलग से मटेरियल से बना होता है। यूकारियोट्स में प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। तो एनिमल्स में तो सेल वॉल होता नहीं है, ठीक है। लेकिन जो प्लांट्स यूकारियोट्स में आते हैं उन प्लांट्स की सेल वॉल कहाँ किस चीज से बनी होती है? वो सेलुलोज से बनी होती है। जबकि अगर हम सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो वो म्यूरिन से बनी होती है। इसको हम पेप्टिडोग्लाइकन भी कहते हैं। अच्छा, म्यूरिन, पेप्टिडोग्लाइकन और सेलुलोज, ये तीनों ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब शुगर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है वैसे ये शुगर, तीनों शुगर है, लेकिन इसकी केमिकल कंपोजिशन वो डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं प्लीज। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? अच्छा, एग्जाम में से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। हमने ज्यादा डिटेल में अभी पढ़ा नहीं है, वैसे ये चैप्टर की स्टार्ट है। तो स्टार्ट में इन दो टॉपिक से अगर मैं बात करूं तो सेल थ्योरी की जो मेन पास्टुलेट्स है या 2 या 3 वो आ सकते हैं आपसे। मतलब वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, कि आप सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स लिखिए। और मोस्टली ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, क्योंकि सेल थ्योरी की पोस्टुलेट्स आपकी बुक्स में जो दी गई हैं वो है 3, लेकिन वैसे सेल थ्योरी की पोस्टुलेट्स 4 हैं। और सबसे आसान भी है। अगर आपको सेल थ्योरी की समझ आ गई तो आपको पूरी सेल की स्ट्रक्चर की भी समझ आएगी, एंड आपको सेल की जितनी भी कॉन्सेप्ट है, जितनी भी थिंग्स है इसके अंदर, वो सारे आपको समझ आ जाएंगी। जो नेक्स्ट चीज हमने पढ़ी है वो है यूकारियोट्स एंड प्रोकारियोट्स, ठीक है। तो यूकारियोट्स एंड प्रोकारियोट्स की जो डिफरेंस है ना, ये सबसे ज्यादा आम है। और मेरे ख्याल से अगर मैं ये कहूँ कि हर साल आता है तो ये कहना गलत नहीं होगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन यूकारियोट एंड प्रोकारियोट, और यहाँ साथ में ये भी आता है कि ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम। इसके डायग्राम की भी सॉलिड मार्क्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन अक्सर लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। यूकारियोट्स और प्रोकारियोट के दरमियान जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम इजीली डिटरमिन कर सकते हैं अगर हमें थोड़ा सा प्रोकारियोट की सेल स्ट्रक्चर याद हो, यूकारियोट की किसी भी मतलब प्लांट की या एनिमल की सेल स्ट्रक्चर याद हो, तो हम आसानी से इसके आंसर दे सकते हैं। एनी क्वेश्चन सो फार? अच्छा, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आ जाता है कि आप शॉर्टली बताएं कि यूकारियोट और प्रोकारियोट में कौन सा बड़ा डिफरेंस है। वैसे तो डिफरेंसेस इनके दरमियान है 14 या 15, लेकिन जो 3 बिग डिफरेंसेस हैं वो कभी कभार या तो एमसीक्यूज में वो किसी तरह वो एडजस्ट कर लेते हैं, और अगर एमसीक्यूज में नहीं एडजस्ट कर सकते हैं तो फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में एडजस्ट कर लेते हैं। क्या आप हमें 3 बिग डिफरेंसेस बताएं बिटवीन द प्रोकारियोट्स एंड द यूकारियोट्स, या प्रोकारियोट एक्सेल एंड यूकारियोट एक्सेल, इस तरह की भी क्वेश्चन आ सकती है। तो वो कौन सी 3 डिफरेंसेस हैं?
एक तो फर्स्ट वन डिफरेंस ये हो गया कि सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्ड नहीं, ये नहीं है। क्योंकि आप देखिए बाद लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब कह देते हैं कि सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्ड नहीं। यूकारियोट सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोकारियोट सारे के सारे सिंगल सेल्ड है। मैंने एग्जांपल में आपको बताया था कि आर्किया है या बैक्टीरिया है, दोनों ही सिंगल सेल्ड है, ठीक है। लेकिन अगर हम यूकारियोट्स की बात करें तो इनमें सिंगल सेल्ड भी आते हैं जैसे कि अमीबा, लेकिन मल्टी सेल्ड भी आ सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।